हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के लेक्चर में हमने समझा कि प्रकारवाद क्या होता है। प्रकारवाद का मतलब होता है कि समग्र के सापेक्ष में हम देखें कि उसकी इकाइयों का क्या योगदान है, जो उसके भाग हैं, उसके घटक हैं, वो किस तरीके से समग्र को, संपूर्ण को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो आज उसी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे संरचनावाद और उसके बाद हम पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकारवाद। ठीक, प्रकारवाद पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे संरचनावाद और संरचनात्मक प्रकारवाद। तो संरचनावाद क्या होता है? संरचनावाद एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा मेथड है जो कि मानवीय व्यवहार के संकेतों और परस्पर अंतः संबंधित भागों को समझकर संरचना को समझना चाहता है। ठीक है, प्रकारवादी क्या कह रहे थे कि जो इकाइयां हैं उनका योगदान देख लो, वो क्या योगदान दे रही हैं, वो क्या कार्य कर रही हैं संरचना को बनाए रखने के लिए, तो उनके योगदान को, उनके भागों को समझने की कोशिश। लेकिन संरचनावादी क्या कह रहे हैं कि हम संपूर्ण संरचना को समझेंगे। और कैसे समझेंगे? हम समझेंगे मनुष्य के व्यवहार में जो वो संकेत प्रयोग कर रहे हैं, जो वो इंटरैक्शन कर रहे हैं, उनको समझेंगे। किस तरीके से आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन व्यवहारों के बीच में कौन से संकेतों को प्रयुक्त कर रहे हैं, हम उनको समझेंगे। संरचनावादी मानते हैं कि जो मानवीय कार्य हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग निहित होती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमने सोच विचार करके ही कुछ किया होगा। तो हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे चिंतन शक्ति निहित होती है, और जो मनुष्य की चिंतन शक्ति होती है, ये होती है मनुष्य की संरचनात्मक प्रतिरूपों से प्रभावित। संरचनात्मक प्रतिरूप क्या होते हैं? ये टर्म है थोड़ा सा समझने वाला। संरचनात्मक प्रतिरूप का मतलब होता है हर एक बात को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के हमारे दिमाग में छोटे छोटे पैटर्न बने होते हैं। पैटर्न का मतलब होता है जब कोई एक बात हुई, उसको दोहराया गया, वो दोहराया गया, दो तीन बार जब मतलब लगातार वही चीज़ दोहराई जा रही है तो एक पैटर्न बन गया। पैटर्न जैसे साड़ी में देखा होगा, ऐसे 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 पैटर्न होता है। तो ये क्या है? इधर को फिर इधर को खींचा, फिर इधर को खींचा, फिर इधर को खींचा, तो ये पैटर्न है। मतलब बार बार उसी चीज़ का दोहराव हो रहा है, उसी क्रिया का, तो ये एक पद्धति के जैसे, एक पैटर्न के जैसे बन गया। ठीक, तो ऐसे ही दिमाग में हर एक बात को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के छोटे छोटे पैटर्न बने होते हैं, संरचनात्मक प्रतिरूप बने होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हमारे दिमाग में प्रतिरूप बने हुए हैं कि पढ़ने में अच्छे का मतलब है कि उसके नंबर अच्छे आने चाहिए, उसको सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, उसके पास कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए, वो क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। तो ये हमने प्रतिरूप बना रखे, हमने किसी को देखा, ये चीज़ देख देख के आती है, इंटरैक्शन से आती है, या हमने बोलते हुए सुना, तो ये इंटरैक्शन के बेस पर हमारे दिमाग में प्रतिरूप बने होते हैं। क्योंकि संरचना और कुछ नहीं है। संरचना जो समाज में हम कहते हैं कि समाज की संरचना है, तो संरचना क्या हम उस चीज़ को देख सकते हैं? देखा नहीं जा सकता ना, उसको हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं। और महसूस कैसे कर रहे हैं? अपने दिमाग में ही तो महसूस कर रहे हैं, चिंतन शक्ति के द्वारा महसूस कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में हर एक चीज़ के लिए छोटे छोटे पैटर्न बने होते हैं, प्रतिरूप बने होते हैं। उन्हीं प्रतिरूपों के आधार पर हम इंटरैक्शन करते हैं। ये चीज़ इन लोग का मानना होता है। ठीक है, अब अगर हमें इन प्रतिरूपों को समझना है तो हम क्या करें? इन प्रतिरूपों को भी समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि इन प्रतिरूपों को समझने के लिए हमको संस्कृति को समझना पड़ेगा। उस समाज की, उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में क्या संस्कृति है, उसकी जैसी संस्कृति होगी, उसकी थिंकिंग वैसी ही हो जाएगी। जैसे अगर हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हमको हिंदू संस्कार मिले हैं, तो हमारे सोच विचार कहीं ना कहीं उसी जीवन धारा को, उसी जीवन दर्शन को दर्शाते हुए होंगे।
तो हमें अगर किसी की चिंतन शक्ति को समझना है, उसकी थिंकिंग को समझना है, उसके दिमाग में क्या प्रतिरूप है, इनको समझना है, तो हमें संस्कृति को समझना पड़ेगा। और संस्कृति को समझने के लिए हम भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संस्कृति ऐसी तो चीज़ है नहीं जिसको हम देख सके, संस्कृति को भी हम महसूस कर सकते हैं उसके विचारों के द्वारा, उसके वेशभूषा के द्वारा। इन सब ये अमूर्त रूप से हम एक तरीके से महसूस करते हैं कि हाँ ये कल्चर है उसका, उसकी जो बातचीत होती है, किस तरीके से वो बोल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ तो हम कैसे समझेंगे? भाषा के द्वारा। और भाषा का अर्थ जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा बाइनरी अपोजिशन को। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? बाइनरी अपोजिशन। ये जो वर्ड है ये यूज़ किसने किया? ये यूज़ किया लेवी स्ट्रॉस ने। और लेवी स्ट्रॉस ने ही कहा था कि संरचना और कुछ नहीं है बल्कि मानवीय मस्तिष्क में छोटे छोटे प्रतिरूपों के रूप में होती है। ठीक है, तो बाइनरी अपोजिशन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। बाइनरी अपोजिशन का मतलब होता है कि भाषा जो है उसके अगर हमको अर्थ को जानना है तो हमें उसके विपरीत अर्थ को समझना पड़ेगा। बाइनरी अपोजिशन माने अपोजिट वर्ड को समझना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुंदर है तो सुंदर का अपोजिट हमें पता होना चाहिए कि कोई असुंदर व्यक्ति कैसा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि ये जो लिखा है ये ब्लैक है तो हमें ब्लैक के अपोजिट पता होना चाहिए कि ब्लैक के अपोजिट वाइट कलर होता है। मतलब कोई वाइट तभी वाइट है जब ब्लैक हो। दिन को हम दिन कह रहे हैं तो वो दिन तभी है जब उसके अपोजिट में रात हो, क्योंकि रात नहीं होगी तो पूरा दिन ही दिन हो जाएगा, तो वो क्या दिन क्या रात, निरर्थक हो गया ना। ऐसे ही अगर सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया तो क्या सफ़ेद क्या काला, वो भी निरर्थक हो गया। ऐसे ही कोई चीज़ एकदम सब सुंदर सुंदर हो गए तो कोई बेकार नहीं रहा, तो किसके सापेक्ष में हम बताएंगे कि वो सुंदर है वो नहीं सुंदर है? मतलब कोई होना तो चाहिए, कोई कंपेयर के लिए होना तो चाहिए, कोई अपोजिट में होना तो चाहिए। तो बाइनरी अपोजिशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक शब्द का अर्थ उसके विपरीत अर्थ के साथ में समझा जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें शब्दों के अर्थ को समझना है तो हमें उसके विपरीत अर्थ को समझना चाहिए कि उसका अपोजिट मीनिंग क्या निकल रहा है। कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि उचित है तो उचित का अपोजिट पता होना चाहिए कि अनुचित क्या होता है। तो इस तरीके से हम भाषा को समझ सकते हैं। संस्कृति को समझने के लिए हम भाषा को समझेंगे, और कैसे समझेंगे? बाइनरी अपोजिशन के द्वारा, उसके विपरीत अर्थ को जान करके, विपरीत अर्थ को समझ करके। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आप समझते चलिए। तो संरचनावाद क्या हुआ? संरचनावाद का मतलब हुआ कि हम संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? संस्कृति के संबंध में, मानवीय मस्तिष्क की चिंतन प्रणाली के संबंध में, जो कि छोटे छोटे प्रतिरूपों से मिलकर के बनती है उसके दिमाग में। और इसको समझने के लिए हमको भाषा को समझना पड़ेगा। भाषा को समझने के लिए हम उसके विपरीत अर्थ को जानेंगे, शब्दों के विपरीत अर्थ को समझने की हम कोशिश करेंगे, बाइनरी अपोजिशन का सहारा लेंगे। ठीक, ये चीज़। अब देखते हैं कुछ प्रमुख संरचनावादी और संरचना की परिभाषाएं कि संरचना क्या होती है और संरचनावादियों ने किस तरीके से उसको परिभाषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो संरचना शब्द है इसको किसने प्रयोग किया? तो संरचना शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना शब्द का प्रयोग किया। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं संरचना शब्द की कुछ परिभाषाएं। तो जैसे मर्टन ने कहा कि सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। मर्टन के अकॉर्डिंग संरचना क्या है? इकाइयों को हम क्रम में, क्रमबद्ध रूप में रख दें। ठीक है, और फिर वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो ये है सामाजिक संरचना। सीक्वेंस में रखा, ये इकाइयां हैं, ये परिवार हो गया,
परिवार में विवाह है, परिवार में नातेदारी है, परिवार में फिर जाति बन गई, तो मतलब छोटे छोटे परिवार कई सारे बन गए तो फिर वो कास्ट हो गई। तो ये सब क्रमबद्ध रूप से रखा, और ये सब ऐसा नहीं कि किसी को अलग करें, ये एक दूसरे पे निर्भर है। ये इससे सहायता ले रही है, इससे सहायता ले रही है, इससे सहायता ले रही, तो निर्भर भी है। तो क्रमबद्धता और पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को हम संरचना कहते हैं। वहीं पे कार्ल मैनहेम ने कहा कि सामाजिक संरचना अंतः क्रियारत सामाजिक शक्तियों का जाल है। क्या है? इंटरैक्शन के बेस पे इन्होंने किस आधार पे डिफाइन किया? अंतः क्रिया के आधार पे, इंटरैक्शन के बेस पे डिफाइन किया कि इंटरैक्शन हो रहा है, सामाजिक शक्तियों का जाल है ये सामाजिक संरचना। ठीक, ये चीज इन्होंने बताई। पार्सन्स आ गए। फिर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को क्या बताया? सामाजिक संरचना में इन्होंने बताया परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता। ये थोड़ा सा बड़ी परिभाषा हो गई, इसमें कई सारे अर्थ आ गए कि संरचना में क्या क्या आएगा? संस्थाएं आएंगी, एजेंसियां आएंगी, सामाजिक प्रतिमान आएंगे कि कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है, प्रत्येक सदस्य द्वारा जो ग्रहण की गई है भूमिका, पद मतलब भूमिका, और परिस्थिति, पद माने परिस्थिति, परिस्थिति के साथ आ रही है भूमिका, तो ये हो गया परिस्थिति, और ये हो गया कार्य यानी भूमिका। तो ग्रहण किए गई भूमिका, ग्रहण किए गए परिस्थिति और साथ में की गई भूमिका, इन सब को हम सीक्वेंस में रखें तो बनती है सामाजिक संरचना अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। ये परिभाषाएं आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि या फिर ऐसा करिए वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करिए और उसको 2-3 बार सुना करिए तो जल्दी याद हो जाएगा, या फिर चार्ट बना करके कहीं पे टांग लीजिए तो भी जल्दी याद हो जाएगा। अब नॉडल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि नॉडल ने संरचना को क्या माना। तो नॉडल के अनुसार संरचना किसी व्यवस्था के भागों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? किसी व्यवस्था के भागों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। कोई संपूर्ण व्यवस्था है, उसके छोटे छोटे भाग हैं, उनको हमने क्रम में रख दिया और व्यवस्थित कर दिया, तो वो हो गई संरचना। इन्होंने माना कि जो संरचना है इसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हम उसको एकदम से चीज़ों को नहीं वो कर सकते, तो अनुभाविक होती है। इसका गुणात्मक स्वरूप परिवर्तनशील होता है। जो संरचना के गुण होते हैं, जैसे कल्चर में चेंजेस आते रहते हैं, तो गुणात्मक स्वरूप परिवर्तनशील होता है। इसमें इन्होंने भूमिका को सबसे इम्पोर्टेंट माना। संरचना में भूमिका को किसने सर्वाधिक महत्व दिया? तो वो है आपके नाडल। नाडल ने माना कि संरचना भूमिकाओं की गठरी है। क्या है? भूमिकाओं की गठरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंस नाडल ने किसको माना? भूमिका को माना। फिर आ जाते हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन, ये भी संरचनावादी माने जाते हैं। तो ब्राउन ने संरचना में व्यक्ति को महत्व दिया। अच्छा, नाडल और ब्राउन में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो बहुत ही इजी है कि ब्राउन ने व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी है और नाडल ने किसको इम्पोर्टेंस दी है? नाडल ने इम्पोर्टेंस दी है भूमिका को। ठीक, रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि जब भी हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब होता है भाग या संगठक के बीच किसी प्रकार का व्यवस्थित क्रम। मतलब जो संरचना को निर्माण करने वाले भाग हैं, उसको बनाने वाले घटक हैं, उनके बीच में एक क्रमानुसार व्यवस्था, ये है संरचना अकॉर्डिंग टू ब्राउन। सामाजिक संरचना की इन्होंने 3 विशेषताएं भी बता दी। कौन कौन सी बताई हैं? तो इन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना में संरचना अवलोकन किया जाने वाला यथार्थ होता है, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब कल्पना नहीं है, हम उसको देख सकते हैं, वो वास्तव में यथार्थ होती है। जैसे लेवी-स्ट्रॉस थे, तो लेवी-स्ट्रॉस ने इसको कल्पना माना। ठीक है, लेवी-स्ट्रॉस ने क्या माना? कल्पना मान लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि कल्पना नहीं है, हम इसको देख सकते हैं, ये यथार्थ है, वास्तविकता है, तो इसको हम देख सकते हैं और ये अवलोकित की जा सकती है वास्तविकता में। फिर इसमें निरंतरता और स्थायित्व बनता है, मतलब कंटिन्यू ये चलती रहती है, एक जगह पे ठहराव नहीं है। एक संरचना बनी, दूसरी संरचना बनी, तो ये
कंटिन्यूटी रहती है और स्थायी भी रहती है, खत्म नहीं होती कभी, तो निरंतरता और स्थायित्व होता है। और प्रकार से संबंधित होती है, जो उसके घटक होते हैं वो प्रकार उनका योगदान अपना निभाते हैं। ठीक है, तो 3 विशेषताएं इन्होंने बताई। संरचना अवलोकित किए जाने वाला यथार्थ है, निरंतरता और स्थायित्व होता है इसमें, और ये प्रकार से संबंधित होती है। सामाजिक संरचना के तत्व भी बताए हैं इन्होंने। तत्व कौन कौन से बताए हैं? सामाजिक संरचना के तत्वों में इन्होंने बताया कि समूह आता है, सामाजिक संबंध आते हैं, संस्थाएं आती हैं, सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार व्यक्ति और वर्गों का विभेदीकरण आता है, उनके हित और उनके मूल्य आते हैं, संस्कार आता है, जादू और भूत विद्या आती है। ठीक, तो ये भाग, तत्व या भाग कह लो, ये बताए हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने कि समूह होगा, उनमें संबंध होंगे, संस्थाएं बनेगी, व्यक्तियों के बीच में विभेदीकरण होगा, उनके अलग अलग हित होते हैं, मूल्य होते हैं, जादू विज्ञान, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं संरचना में। ये चीज़ बताई ब्राउन ने। अब समझते हैं लेवी स्ट्रॉस के विचारों को, जिनको अभी मैंने थोड़ा सा बताया था। तो लेवी स्ट्रॉस ने माना कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी ब्राउन ने कहा कि संरचना वास्तविक है, लेकिन इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि संरचना वास्तव में होती ही नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई अर्थ नहीं है, संरचना सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। इन्होंने बताया कि वास्तव में संरचना क्या है, हमारे दिमाग में निर्मित होती है। हम मानते हैं कि लोगों का एक समूह परिवार है, हमारे दिमाग में ही तो है ये चीज़ कि लोग एक जगह पे रह रहे हों, विवाहित हों, इतने बच्चे हों, इस तरीके से रह रहे हों, तो ये परिवार है। और हमने ही माना ना कि हमारे बीच में, हमारे दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं कि नातेदारी क्या है, ये पिता हैं, ये माता हैं, ये भाई हैं, ये बहन है, ये सब हमारे दिमाग में प्रतिमान बने हुए हैं, छोटे छोटे हमारे दिमाग में ही पैटर्न बने हुए हैं, हमारे दिमाग से बाहर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि संरचना क्या है, सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में प्रणाली तंत्रीय प्रारूपों के रूप में पाई जाती है। ये क्या है, आनुभाविक वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, वास्तविकता में ये नहीं पाई जाती है, अनुभविकता में नहीं पाई जाती है, सिर्फ हमारे मस्तिष्क में ये पाई जाती है। मस्तिष्क में ही हमारे छोटे छोटे प्रारूपों के रूप में ये बनी होती है। इन्होंने बताया कि मिथक मानवीय मस्तिष्क की गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। जो मिथक होते हैं ये संरचना को बनाए रखने में बहुत ही अहम योगदान देते हैं। मिथक मतलब, मिथक शास्त्र का इन्होंने बताया था। तो मिथक का मतलब क्या हुआ, कोई भी धारणा, ठीक है, जैसे कि होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन में एक वो बीच में कोई पेड़ लगाया जाता है, आसपास कोई सूखी लकड़ी है, उपले हैं, ये सब डाल करके उसमें आग लगाई जाती है। ऑलमोस्ट गांव में ये चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ है ये कैसे आई, तो ये मान्यता है ना, ये मान्यता एक धारणा है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी भगवान ने, होलिका उनको लेकर के बैठ गई थी, तो तब से ये चीज़ मान्यता आ गई। ऐसे ही दीपावली में क्या है, दीपक जलाए जाते हैं, इसके पीछे भी एक धारणा है कि हर जगह पे प्रकाश हो और कहीं भी अंधेरा ना रहे। तो धारणाएं, जो मिथक हैं, जो छोटी छोटी जो मिथक शास्त्र हैं, जो मिथक हमारे दिमाग में होते हैं, ये ही हमारी गतिविधियों को करवाते हैं हमसे, और यही हमारे दिमाग में प्रारूप बनाने में निर्माण देते हैं। हमने सुना, हमने किसी को बात करते हुए सुना और उससे हमने कुछ समझा, और फिर वही चीज़ हमारे दिमाग में बन गई कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो हमारे दिमाग में ही पैटर्न बन जाते, कोई बात बार बार हो तो वो पैटर्न कहलाती है ना, तो दोहराव होता है चीज़ों का, तो वो क्या होता है, पैटर्न बन जाता है। तो इंटरैक्शन के आधार पर हम इन चीज़ों को, ये प्रतिमान हमारे दिमाग में बन जाते हैं। तो संरचना और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में प्रारूपों के माध्यम से ही होती है। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई। इन्होंने संरचना को समझने के लिए भाषा को समझने पे बल दिया कि हमें भाषा को समझना पड़ेगा, और भाषा को समझने के लिए हम उसके विपरीत अर्थ को समझेंगे, बाइनरी अपोजिशन, जिसको कि मैंने अभी बताया कि अगर हमको सफ़ेद को समझना है तो हमको जानना पड़ेगा कि काला क्या होता है। ठीक, ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकारवाद।
तो प्रकार्यवाद पढ़ा, संरचनावाद पढ़ा। प्रकार्यवाद में क्या है? इकाइयों के माध्यम से योगदान। संरचनावाद में क्या है? संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। और संरचना को कैसे समझेंगे? अंतःक्रिया के द्वारा। अंतःक्रिया कैसे होती है? मनुष्य अपने दिमाग में ही प्रारूप बनाए रहता है, उन्हीं के आधार पर अंतःक्रिया करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? लोगों की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। और भाषा को कैसे समझेंगे? हम बाइनरी अपोजिशन का सहारा लेंगे। ठीक, ये है संरचनावाद। अब आ गया संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो होता है, ये संपूर्ण समग्र को प्राथमिकता देता है और उसके घटकों का जो प्रकार है उसको समझने की कोशिश करता है। घटकों के प्रकार में क्या अंतर है उस पर भी ध्यान देने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे प्रकार्यवाद और संरचनात्मक प्रकार्यवाद में। जो प्रकार्यवाद होता है, जो प्रकार्यवादी होते हैं, वो सिर्फ योगदान देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी होते हैं वो लोग योगदान भी देखते हैं कि कोई इकाई है तो उसका क्या योगदान है, इसके साथ में वो किस तरीके से संरचना से संबंधित है ये भी देखने की। तो घटकों का संबंध और प्लस योगदान, मतलब यहाँ पे प्रकार्यवाद का मतलब योगदान और संरचनात्मक का मतलब उनका संबंध, घटकों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, संरचनावाद में यही तो समझने की कोशिश करते हैं कि संरचना कैसे बनी। संरचनावाद क्या है? संरचना कैसे बनी, हम इस चीज को समझें। संरचना क्या है, इस चीज को समझें। तो संरचनात्मक में हम क्या समझेंगे? संरचना कैसे बनी, तो घटकों के बीच संबंध से संरचना बनी। और प्रकार्यवाद में क्या समझते हैं? चीजों को योगदान को समझने की। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद में क्या हो गया? योगदान और प्लस संरचना को निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं वो कैसे बनी, उनके बीच में संबंध क्या है। तो संबंध और प्लस योगदान दोनों को समझने की इसमें हम कोशिश करेंगे। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है ये अप बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अप बॉटम अप्रोच अपनाते हुए संपूर्ण संरचना को समझने की कोशिश करता है। इसके केंद्र में कौन है? समग्र है, संपूर्ण है। और ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे समग्र को क्या योगदान है, प्लस ये समग्र से ये इकाइयां कैसे कनेक्टेड हैं, ऐसे। ठीक, इस तरीके से समझने की ये कोशिश करता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो होते हैं ये क्षेत्र कार्य के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, क्षेत्र कार्य करने पर बहुत बल देते हैं। इनकी मान्यता होती है कि जो संरचना है इसके जो घटक हैं इसको बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं तथा ये आपस में संबंधित भी होते हैं। मतलब पूरा समाज है और पूरे समाज में इकाइयां हैं, जाति अलग हो गई, नातेदारी अलग हो गई, विवाह अलग हो गया, परिवार अलग हो गया, लेकिन ये इससे इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में भी संबंधित हैं और समग्र से भी संबंधित हैं। तो इनका हम संबंध भी देखेंगे और प्लस योगदान भी देखेंगे। इस तरीके से ये लोग अध्ययन करते हैं। तो इनका मानना होता है कि यदि एक इकाई में परिवर्तन होगा तो अनिवार्यतः उसका प्रभाव दूसरी इकाई पर भी पड़ेगा। समाज की जितनी भी इकाइयां हैं यदि किसी एक में परिवर्तन होगा तो दूसरी पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अंतः संबंधित होती है। ठीक, तो ये है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों में कौन कौन आते हैं? पार्सन्स आते हैं और आपके मर्टन भी उसी में काउंट होते हैं, लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो अगर किसी को पूछें तो वो पार्सन्स ही माने जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। जैसे जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 2 स्तरों की बात की है, एक तो प्रकार्यात्मक उपप्रणाली तथा दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपप्रणाली। और रेडक्लिफ ब्राउन ने किसी सामाजिक इकाई का प्रकार बताया है कि किसी सामाजिक इकाई का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। तो ये 2 वन लाइनर फैक्ट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट थे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड कर दिए। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ये तीनों बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं। प्रकार्यवाद क्लियर है ना? प्रकार्यवाद में हम इकाइयों के योगदान को समझने की कोशिश करेंगे कि इकाइयाँ क्या योगदान दे रही हैं। संरचनावाद में संरचना क्या है, कैसे बनी, उसके अंतः संबंधित तत्वों को अंतःक्रिया के द्वारा, भाषा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद में हम संरचना को भी समझेंगे और प्लस उसके जो घटक हैं वो किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से अंतर संबंधित हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं और फिर जब क्विज होगी तो उसमें आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो
थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको समझिए, फिर जो आपकी समझ में आ रहा है उसको इंक्लूड करते हुए और जो नोट्स मैं सेंड कर रही हूँ उसको इंक्लूड करते हुए अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि मैं एफर्ट कर रही हूँ वो उतना पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप भी प्रयास नहीं करोगे। मैं आपको एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, तो आपको भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। आप भी अपना 100% दीजिए और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ। जब दोनों का प्रयास संयुक्त रूप से मिलेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आपकी तरफ से भी वो एफर्ट होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट बनाइए, अच्छे से चीज़ों को करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।